गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भूपेंद्र अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, कल मतलब बिफोर लेक्चर में हमने आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन शुरू किया था और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि किसी जीव के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, क्या उसका महत्व है और एक भोजन के अंतर्गत कौन कौन से घटक उपलब्ध होते हैं या होने चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट था वह है कार्बोहाइड्रेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कार्बोहाइड्रेट जो है वह हमारे भोजन का मुख्य घटक है और इसके एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन से? स्टार्च या माल्ट। तो अब हम यहाँ पर इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक स्वरूप क्या है और ये किस प्रकार से हमको ऊर्जा प्रदान कराता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह किसी भी जीव के लिए सर्वाधिक डायरेक्ट एनर्जी सोर्स होता है। क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट जो है वह किसी भी जीव के लिए सर्वाधिक एनर्जी स्रोत होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट से जो है वह डायरेक्ट रूप में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? जल में घुलनशील होते हैं और इनसे जीव के लिए ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। इनसे या इससे किसी जीव के लिए ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि किसी जीव को जितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है उसका जो अधिकांश भाग है वह किससे प्राप्त होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो मैंने आपको 3 बिंदु बताए हैं केवल यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह किसी जीव को सर्वाधिक डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा है ये जल में घुलनशील होते हैं, मीठे होते हैं, शर्करा के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे और शर्करा के रूप में होते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु बताया मैंने आपको कि इससे किसी जीव के लिए ऊर्जा का अधिकांश भाग होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सामान्य बात। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कार्बो और हाइड्रेट। तो देखिए, कार्बो से मीन्स यहां पर कार्बन। कार्बो से मीन्स क्या है बच्चों? यहां पर कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब आप जानते हैं, क्या कहते हैं? H2O। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह है कार्बन और हाइड्रोजन का एक क्या है? रूप है, जिससे अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। समझ में आई बात?
कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या उपस्थित होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इस कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होती है, और वह अनुपात होता है 1:2:1, जो कि यहां हम इससे भी देख रहे हैं कि कार्बन 1 है, H 2 है और O क्या है? 1 है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो एक निश्चित अनुपात अर्थात 1:2:1 के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम एक सामान्य सूत्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला के रूप में। और जनरल फॉर्मूला होता है CH2O का होल n या CnH2nOn, एक ही बात। इतना तो आप जानते हैं, CH2O का होल n कहें या फिर इसको हम क्या कहें? CnH2n और n। तो आप यहां देखेंगे कि इनका जो अनुपात है वो क्या निकल के आता है? 1:2:1। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल लेकर भी हम समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में ही ये फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट पर फिट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहां n = क्या ले लें? 6। क्या ले लें? n = 6 ले लें, तो क्या सूत्र निकल के आएगा और वह सूत्र किसका होगा वो हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए, Cn का मान क्या दे रहे हैं अपन? 6। तो यहां अपन क्या लिखेंगे? C6 H2 × 6 और ON = क्या आ गया? 6। तो क्या बना सूत्र यहां पर? देखिए बच्चों, C6H12O6 आया समझ में? तो C6H12O6 जो है यह है किसका सूत्र है? यह सूत्र आप लोग जानते हैं, जो मोनोसैकेराइड है, इट मींस क्या? ग्लूकोज है, उसका यह सूत्र होता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसके n नंबर के माध्यम से उसका सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है क्या? केवल कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय और कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, किस अनुपात में पाए जाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे यहां जो इस कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है, किसकी संख्या? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है उसके आधार पर इसे यहां 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया बच्चों? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। इस प्रकार से यहां कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यहां हम देख रहे हैं कि एक जो शब्द है वह कॉमन आ रहा है, क्या? सैकेराइड। तो सैकेराइड का मीन्स होता है क्या? शर्करा। क्या होता है बच्चों? शर्करा। तो शर्करा और क्या लिखा हुआ है? मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक। अर्थात वो कार्बोहाइड्रेट की शर्करा जिसके अंतर्गत कितने मॉलिक्यूल्स हो? शर्करा के 1 मॉलिक्यूल हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है वैसे हमको कि मोनो और क्या? सैकेराइड। अर्थात कार्बोहाइड्रेट की वह शर्करा जिसके अंतर्गत केवल क्या पाया जाता हो? 1 सैकेराइड, 1 शर्करा पाई जाती हो, वो क्या कहलाती है? मोनोसैकेराइड कहलाती है, जिसके अंतर्गत कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वह
2 to 10 बताई गई है। क्या बताई गई है? 2 to 10 बताई गई है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है कितनी बताई गई है? 2 to 10, मतलब 2 से 10 तक कार्बन परमाणु इसके अंतर्गत उपस्थित हो सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके और सामान्य गुणों के बारे में बात कर ले पहले, उससे बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि यहां इन कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका क्या किया गया है? नामकरण किया गया है। तो उसको मैं पहले बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा हम इसके सामान्य गुणों के बारे में बात कर लें कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं, यह मोनोसैकेराइड किस प्रकार के होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स जो है इन्हें अपन सबसे सरल शर्करा के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? सरल शर्करा के रूप में मानते हैं। ये जल में क्या होते हैं बच्चों? घुलनशील होती हैं। जल में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। और कैसी होती हैं? मीठी होती हैं। ये इनके क्या है? कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज हैं। शर्करा कौन सी? मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो सरल शर्कराएं कही जाती हैं, जल में घुलनशील होती हैं और मीठी होती हैं। और एग्जाम्पल यहां आप लोग ले सकते हैं, या जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ठीक है। ये इसके क्या है? बहुत सारे एक फेमस एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, ठीक। अब देखिए बच्चों, इससे पहले मैं आपसे यहां बात कर रहा था कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन मोनोसैकेराइड का भी क्या किया गया? एक तरह से अलग अलग नामकरण किया गया है। तो देखिए वैसे सामान्य रूप से क्या कहा गया है या क्या माना गया है अभी तक साइंटिस्ट ने कि केवल 5 कार्बन परमाणु वाली और 6 कार्बन परमाणु वाली जो शर्कराएं हैं ये ही स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, और इनसे कम वाली जो कार्बन परमाणु वाली शर्कराएं हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, वो युग्मित अवस्था के अंतर्गत पाई जा सकती हैं, यौगिक के रूप में शरीर के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। ये भोजन के अंतर्गत उपस्थित नहीं होती हैं, केवल भोजन के माध्यम से हम जो है वो किस किस को ग्रहण कर सकते हैं? 5 कार्बन परमाणु वाली और 6 कार्बन परमाणु वाली, ठीक। तो देखिए अगर किसी शर्करा के अंतर्गत, कौन सी शर्करा के अंतर्गत? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कितने कार्बन परमाणु है बच्चों? 3। कितने कार्बन परमाणु है? कार्बन 3 है। तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रायोज। क्या कहा जाता है? ट्रायोज। ट्रायो मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और ओज, ओज का मतलब क्या होता है? शर्करा, ठीक है। ओज से क्या इसका सफिक्स होता है ना, तो क्या हो गया? शर्करा, अर्थात 3 कार्बन परमाणु वाली क्या हो गई? शर्करा, क्या कहलाएगी? ट्रायोज। ऐसे ही जिसके अंतर्गत कितने हो? 4 हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? टेट्रोज। ऐसे ही अगर 5 हो, पेंटोज, और अगर 6 हो तो हेक्सोज, और अगर क्या हो 7 हो तो उनको अपन कहते हैं बच्चों क्या? हेप्टोज। तो यहां तक ही आपको बताया गया है, और यहीं तक ये जो है स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। मोनोसैकेराइड्स जो हैं कौन कौन से हैं? जैसे कि मुख्य रूप से मैंने आपको कहा भोजन के रूप में जो हम इन्हीं को ग्रहण करते हैं, बाकी ये भी जो है शर्कराएं कौन कौन सी? ट्रायोज, टेट्रोज और हेप्टोज भी पाए जाती हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका नामकरण कौन कौन सा? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। क्लियर? तो ये एक तरह से यहां पर हो गया आपका क्या कि कौन कौन सा नामकरण किया जा गया है मोनोसैकेराइड्स का। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेंटोज और
हेक्सोज हैं ये हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं और इनके एग्जाम्पल की जो कुछ रासायनिक संरचना जो है वह क्या होती है वो थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पेंटोज के बारे में आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल के बारे में पेंटोज के एग्जाम्पल हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और ये आप लोग जानते हैं कि ये दोनों शर्कराएं कहां पाई जाती हैं, राइबोज किसके अंतर्गत, आरएनए के अंतर्गत, और डीऑक्सी राइबोज जो है वो कहां पाई जाती है, डीएनए के अंतर्गत पाई जाती है। क्लियर। अब यहां पर मैं आपको इन दोनों की क्या बना देता हूं, संरचना बना देता हूं कि इनके अंतर्गत थोड़ी सी क्या विभिन्नता होती है और इनकी संरचना क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौन से प्रकार की मोनोसैकेराइड है, ये पेंटोज प्रकार की है। तो पेंटोज प्रकार की है तो इसके अंतर्गत कार्बन परमाणु कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं इस रासायनिक संरचना के अंतर्गत कि कार्बन परमाणु की जो संख्या है वह कितनी है, 5 ही है। ठीक, तो ये जो इसकी रासायनिक संरचना है ये किसकी है बच्चों, राइबोज की है। और डीऑक्सी राइबोज की थोड़ा सा अंतर है, ये लीजिए। ये संरचना जो है ये किसकी बताई गई है बच्चों, ये बताई गई है डीऑक्सी राइबोज की। तो देखिए थोड़ा सा अंतर क्या आया है, केवल OH समूह की जो स्थिति है उसके अंतर्गत परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, राइबोज हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, डीऑक्सी राइबोज। इसके बाद अगली शर्करा जिसे अपन कहते हैं 6 कार्बन परमाणु वाली अर्थात हेक्सोज। तो हेक्सोज के एग्जाम्पल, हेक्सोज जिसके अंतर्गत कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6, और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, मैनोज। और इन सभी का जो सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वह बेंजीनिक स्ट्रक्चर होती है। कैसी संरचना होती है, बेंजीनिक स्ट्रक्चर होती है, जो कि आप यहां सिलेबस में नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो यहां जो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूं तो ग्लूकोज जो है वह हमारे लिए एक डायरेक्ट एनर्जी स्रोत के रूप में हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, और इसका जो पाचन है या यूं कहूं कि इससे डायरेक्ट जो है हमारी बॉडी एनर्जी प्राप्त करती है, और ये हमें जो है विभिन्न जो मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं, शर्कराएं होती हैं, उनसे हम प्राप्त करते हैं। फ्रैक्टोज जो है वो फल से प्राप्त होती है मुख्य रूप से, और गैलेक्टोज जो है वह लैक्टोज के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है, लैक्टोज के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है। और मैनोज जो है, मैनोज एक पादपों के अंतर्गत पाई जाने वाली संरचना होती है, वो शर्करा होती है जो कि उससे अपन जो है प्राप्त करते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं किनके, हेक्सोज के। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां हमारा जो है एक टॉपिक क्या, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा, मोनोसैकेराइड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है
आता है हमारा क्या, डाइसैकेराइड। तो देखिए बच्चों, मोनोसैकेराइड और क्या दूसरा क्या है, डाइसैकेराइड। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में वही बात, डाई का मतलब टू, दो, सैकेराइड मतलब सैकराइड, अर्थात इसके अंतर्गत दो मोनोसैकेराइड्स, क्या, दो मोनोसैकेराइड्स जो होती हैं वे जलीय अपघटन के द्वारा एक डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, सुक्रोज। ठीक, तो इस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं कि दोनों ही कौन सी शर्कराएं हैं, हेक्सोस शर्कराएं हैं। ठीक है, और दोनों ही यहां पर किसके माध्यम से, जलीय अपघटन के माध्यम से। इसका अगर अपन सूत्र लिखें कि C6H12O6 प्लस यहां पर दूसरा C6H12O6 इक्वल टू जो हमारा बनेगा यहां पर क्या बनेगा, क्या कहते हैं, C12H22O11 प्लस H2O। देखिए, तो एक जल का अणु क्या हुआ, बाहर निकला। ठीक है, तो एक जल का अणु बाहर निकला, इट मींस क्या हुआ, यहां पर जलीय अपघटन हुआ है, और एक हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, एक डाइसैकेराइड प्राप्त हुई। ठीक है, और यहां इन दोनों शर्कराओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या कहते हैं इसको अपन बच्चों, दो मोनोसैकेराइड के मध्य जो बंध बनता है जिसके द्वारा डाइसैकेराइड का निर्माण होता है, वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के दौरान या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने पर एक H2O का निर्माण होता है, अर्थात जल अपघटन होता है, जिससे कि हमें डाइसैकेराइड प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम इस कार्बोहाइड्रेट का अगला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड, वो डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।